नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव ने हाल ही में जिलाधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि इस बार की गणना पूरी तरह पेपरलेस होगी। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रगणकों को विशेष मोबाइल ऐप और टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए 7 मई से 21 मई तक पोर्टल खुलेगा, जहां नागरिक आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन कर खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य डेटा की गोपनीयता बनाए रखना और मानवीय त्रुटियों को कम करना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल डेटा से भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सकेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से हो रही बेमौसम बारिश ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग IMD के अनुसार ये सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के मिलने के कारण हुआ है। लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरों में तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री नीचे गिर गया है, जिससे लोगों को अप्रैल में भी हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटों में आसमान साफ होते ही गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ेगा और लू हीटवेव चलने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को अचानक बदलते तापमान से बचने की सलाह दी है। अगली खबर है कि प्रदेश के अन्नदाता के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और दलहन की फसलें ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह तबाह हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस आपदा को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केवल कागजी सर्वे न करें, बल्कि व्यक्तिगत रूप से खेतों का मुआयना करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की 33% से अधिक फसल खराब हुई है, वे मुआवजे के पात्र होंगे। साथ ही बीमा कंपनियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर करें। राजस्व विभाग की टीमें अब ड्रोन का सहारा लेकर भी नुकसान का सटीक आकलन कर रही हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश शासन ने 5 IAS अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति गिरिजेश कुमार त्यागी की है, जिन्हें यूपी लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। यह पद काफी समय से महत्वपूर्ण सुधारों की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके अलावा राजस्व परिषद और ग्राम्य विकास विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं, ताकि रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति दी जा सके। जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल आगामी चुनाव और शासन की कार्यक्षमता को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले सप्ताह में पुलिस प्रशासन के उच्च पदों IPS पर भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर है कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और यूपी पावर कॉर्पोरेशन UPPCL के बीच बिजली दरों को लेकर खींचतान जारी है। UPPCL ने घाटे की भरपाई के लिए दरों में औसतन 10-12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को दिया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव शहरी घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर किसान संगठनों का तर्क है कि कृषि क्षेत्र में अभी भी बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है। ऐसे में दाम बढ़ाना अनुचित है। नियामक आयोग ने इस पर आम जनता से आपत्तियां मांगी हैं। सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो एक तरफ उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिजली सस्ती रखे और दूसरी तरफ विभाग के भारी घाटे को भी कम करे। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड समय में 10वीं और 12वीं की लगभग 3 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। अब डेटा फीडिंग और अंकों के मिलान का काम राज्य के विभिन्न केंद्रों पर चल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार परिणाम अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जा सकते हैं। इस बार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार योजना भी शुरू की जा रही है। साथ ही बोर्ड ने उन केंद्रों की सूची भी तैयार की है जहां नकल की शिकायतें मिली थीं, ताकि उनके परिणामों की दोबारा जांच की जा सके और भविष्य के लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सके। अगली खबर है कि लखनऊ वासियों का दशकों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद 11.1 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई है। ये कॉरिडोर चारबाग से शुरू होकर अमीनाबाद, चौक, ठाकुरगंज जैसे घने इलाकों से होता हुआ वसंत कुंज, दुबग्गा तक जाएगा। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें से 7 स्टेशन अंडरग्राउंड भूमिगत होंगे। इस परियोजना पर करीब 5,800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि इस रूट के शुरू होने से शहर की 40% आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने एक नई मिसाल पेश की है। विशेष रूप से बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में, जहां लोग पानी के लिए मिलों पैदल चलते थे, अब वहां लगभग हर गांव में पाइपलाइन पहुंच चुकी है। जल शक्ति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक
राज्य के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। सरकार अब जलापूर्ति के साथ साथ वाटर टेस्टिंग, जल परीक्षण पर जोर दे रही है, जिसके लिए ग्रामीण महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। यह न केवल पानी की उपलब्धता बल्कि जनस्वास्थ्य के लिहाज से भी बड़ी उपलब्धि है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नई डेटा सेंटर नीति के माध्यम से राज्य को वैश्विक आईटी मानचित्र पर लाने का प्रयास कर रही है। नोएडा में बनने वाले 3 नए डेटा सेंटर न केवल डेटा स्टोर करेंगे बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई रिसर्च में भी मदद करेंगे। इन केंद्रों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए अलग से सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की डेटा स्टोरेज क्षमता अब दक्षिण भारत के राज्यों को टक्कर दे रही है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वे इन सेंटरों में उच्च वेतन वाली नौकरियां पा सकें। अगली खबर है कि काशी की बदलती तस्वीर में अब गंगा की लहरों पर दौड़ते लग्जरी क्रूज एक नई पहचान बन गए हैं। अलकनंदा और अन्य क्रूज की सफलता के बाद अब एक और अत्याधुनिक क्रूज सेवा शुरू की गई है, जो नमो घाट से शुरू होकर 80 घाट तक जाएगी। इसमें बैठकर पर्यटक गंगा की प्राचीन छटा के साथ साथ घाटों के इतिहास के बारे में ऑडियो गाइड के जरिए जान सकेंगे। पर्यटन विभाग का लक्ष्य वाराणसी को डेस्टिनेशन टूरिज्म के तौर पर विकसित करना है। इसके लिए शहर की गलियों का सौंदर्यीकरण और हेरिटेज लाइटिंग का काम भी किया जा रहा है। पिछले 1 साल में वाराणसी आने वाले पर्यटकों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगली खबर है कि राज्य के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 2500 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती का निर्णय लिया है। इनमें पीडियाट्रिशियन, सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों की मुख्य रूप से कमी थी। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि नए डॉक्टरों को कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सेवाएं देनी होंगी। इसके अलावा जिला अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की सुविधा को और उन्नत बनाया जा रहा है, जिससे गांव में बैठा मरीज लखनऊ या दिल्ली के बड़े डॉक्टरों से परामर्श ले सके। सरकार का लक्ष्य हेल्थ फॉर ऑल के संकल्प को धरातल पर उतारना है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के नेतृत्व में फिर से तेज हो गया है। हालिया सर्वे में पाया गया कि कई शहरों में बेशकीमती जमीनों पर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार और नोएडा के कुछ क्षेत्रों में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। आवास विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जो जमीनें मुक्त कराई जाएं, वहां तत्काल फेंसिंग की जाए और बोर्ड लगाए जाएं। सरकार इन जमीनों पर लैंड बैंक बना रही है ताकि उद्योगों या सार्वजनिक पार्कों के लिए जगह उपलब्ध हो सके। यह कदम पारदर्शी शासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रतीक माना जा रहा है। अगली खबर है कि छुट्टा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा चुनावी और सामाजिक मुद्दा रही है। इसे सुलझाने के लिए सरकार अब नंदीशाला और गौ संरक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण कर रही है। नई योजना के अनुसार सरकार गौपालकों को प्रति पशु दी जाने वाली आर्थिक मदद को 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने पर विचार कर रही है। साथ ही गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और अन्य उत्पाद बनाने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।